मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित का अध्ययन करेंगे, उस पर कुछ चर्चा कर लें। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है राष्ट्रों का पारस्परिक संबंध, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों की स्थापना क्यों करता है? एकमात्र उद्देश्य है अपने राष्ट्र का कल्याण करना, राष्ट्रीय हित को पूरा करना। तो जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं राष्ट्रों के आपसी संबंधों के, उनका एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रीय हित ही होता है। यदि हम विदेश नीति से राष्ट्रीय हित को निकाल दें तो विदेश नीति में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर राष्ट्र अपने देश का भला करना चाहता है। यह ठीक है कि उसमें यह भी भावना होती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी स्थापना होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनुष्यों का भला होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए कि दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को जीवन यापन का एक अधिकार मिले। लेकिन फिर भी प्रत्येक राष्ट्र की यह मंशा होती है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करे। तो विदेश नीति का मूल तत्व है राष्ट्रीय हित। इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, जिसमें काफमैन कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भाग लेता है तो वह 3 काम सबसे पहले करता है। एक, शक्ति संचय करना, दूसरा शक्ति का प्रसार करना, और तीसरा शक्ति का उपयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संबंधों पर आधारित है। मार्गन्थव जैसे विचारक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। शक्ति होना चाहिए, लेकिन शक्ति कौन सी शक्ति? शक्ति किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है। मतलब एक राष्ट्र में कोई भी शक्ति हो जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है, तो वह उसका प्रयोग शक्ति के रूप में कर सकता है। जैसे अरब देशों के पास कोई सैनिक शक्ति नहीं है या कम है, लेकिन उनके पास तेल की शक्ति है। उनके पास इतनी प्रचुरता में तेल उपलब्ध है कि वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लगभग सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। तो अरब देश तेल को शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी। चीन ने भी सोच लिया तुम्हारे पास जाकर गिड़गिड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि चीन में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और अभी भी है, और जहां पर भी जनसंख्या अधिक होगी वहां पर चीजों का उपयोग, कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, और कोई भी व्यापारी अपने चीजों को बेचने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो व्यापारी तो चाहते हैं कि हम जितना भी प्रोडक्ट करें वह बाजार में बिक जाए। तो इसी जनसंख्या को उसने शक्ति के रूप में प्रयोग किया। आज भले ही अनेक प्रकार के अपने विकास करके आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चीन के पास जनसंख्या की शक्ति थी और है। यही स्थिति भारत के साथ भी है। भारत भी जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन उस जमाने में जब भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ संबंध थे, भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अधिक था, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। मतलब आप कह सकते हैं व्यापारिक राष्ट्र है, उसका व्यापार चलना चाहिए, और इसीलिए अमेरिका से भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं।
क्योंकि जिसकी जनसंख्या अधिक होगी वह चीजों को खरीदेगा, और व्यापारिक राष्ट्र जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं ये अपने सामान को बेचना चाहते हैं, उनको मार्केट चाहिए, और मार्केट वहां मिलेगा जहां की जनसंख्या अधिक है। तो शक्ति का संचय करना, शक्ति प्राप्त करना। दूसरी चीज शक्ति का प्रसार करना, शक्ति को बढ़ाना, और जब भी आवश्यकता पड़े शक्ति का उपयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना, उसको अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करना, शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना। तो शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन भी करना। दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध होते हैं, अमेरिका अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि उन देशों को नए नए अस्त्र शस्त्र हथियार उनको बेचता है, उन देशों को, और शक्ति का प्रदर्शन वह करता है कि दुनिया वाले देखो हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि आप कोई भी युद्ध आसानी से आप जीत सकते हैं, हमसे हथियार लो, पैसा दो, हथियार खरीदो। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, उधारी है, उधारी चल जाएगा। तो ये तीन चीजें शक्ति के मूल मंत्र के रूप में हर राष्ट्र याद रखता है। फिर यह विदेश और अंतरराष्ट्रीय राजनीति संघर्ष का एक अखाड़ा है। शक्ति है, प्रदर्शन होगा, संघर्ष भी होगा। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष अनेक प्रकार के चलते रहते हैं। कई बार तू में भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो नेता आपस में एक स्थान पर बैठे भी रहते हैं, एक दूसरे की तरफ पलट करके भी नहीं देखते, नजरें घुमा करके भी नहीं देखते। अभी क्वाड सम्मेलन हुआ था तजाकिस्तान में, वहां पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आजू बाजू बैठे थे, फोटो शूटिंग में भी आजू बाजू थे, लेकिन दोनों ने न तो एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो संघर्ष का अखाड़ा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और इनका वास्तविक रंगमंच है यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद। फिर इसको परिभाषित करते हुए फ्रैंकल कहता है कि राष्ट्रहित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है, विदेश नीति का मूल आधार है। बिना राष्ट्रहित के विदेश नीति का न तो निर्धारण होता है, न संचालन होता है, न कोई गतिविधि होती है। आगे मार्गेंथाउ कहता है कि राष्ट्रहित अंतरराष्ट्रीय राजनीति का निर्णायक और अंतिम तत्व है। निर्णायक तत्व भी है, अंतिम तत्व भी है। निर्णायक इसलिए कि राष्ट्रहित ही प्रत्येक प्रकार के निर्णय को प्रभावित करता है। और डाइक कहता है राष्ट्रहित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त और सुरक्षित करना चाहते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब अपने संबंधों की स्थापना करता है तो उसके सामने एकमात्र लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित को पूरा करना। तो मूल चीज यह है कि राष्ट्रहित ही विदेश नीति का मूल आधार है, और प्रत्येक राष्ट्र अपने हित के लिए ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है। अब आगे देखें राष्ट्रहित के प्रकार क्या है। रॉबिन्सन ने उसके कुछ प्रकार बताए हैं, देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्राथमिक हित। प्राथमिक हित राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हित होता है। इसके बारे में वह किसी से भी समझौता नहीं करता, और आवश्यकता पड़ी तो इस हित की रक्षा के लिए वह युद्ध करने के लिए भी तैयार रहता है। और इसमें दो चीजें आती हैं, एक राष्ट्र की अखंडता और एकता की रक्षा करना, और दूसरा है राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था करना। यह प्रत्येक राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है गौण हित, मतलब सेकेंडरी, दूसरे नंबर पर। राज्य केवल आवश्यक है, लेकिन पहले प्राथमिक हित की भांति उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तो है। महत्वपूर्ण बोल देने से भी
एक बात तो होती है। इसमें क्या है, अपने राजदूत जो दूसरे देशों में कार्यरत हैं उनको मिलने वाली उन्मुक्तियां निरंतर बनी रहे, निर्बाध बनी रहे। एक देश जब दूसरे देश के साथ दौत्य संबंध की स्थापना करता है, दौत्य संबंध दूतों का आदान प्रदान, दूत से दौत्य हुआ है, तो जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ दौत्य संबंध की स्थापना करता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि उन राजदूतों के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, उनको विशेष उन्मुक्ति मिलती है, मिलनी चाहिए। उन उन्मुक्तियों को हर राष्ट्र स्वीकार करता है। इन राजदूतों को छू तक नहीं सकते, गिरफ्तारी करना तो बहुत दूर की बात है। इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और दुनिया के विभिन्न राष्ट्र करते हैं। लेकिन मान लीजिए भारत और पाकिस्तान जैसे हमेशा संघर्षरत राज्य, यदि एक देश दूसरे देश के राजदूत को किसी भी प्रकार से अपमानित करता है तो दूसरा देश भी तत्काल वैसा ही काम करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जैसे को तैसा की राजनीति चलती है। शीत युद्ध के जमाने में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच खूब ज्यादा टसल्स चलते रहते थे हमेशा, तो यदि अमेरिका सोवियत संघ के राजदूत को निष्कासित कर देता था तो सोवियत संघ भी तत्काल अमेरिका के राजदूत को निष्कासित कर देता था। दुनिया के सभी देशों के साथ यही है। तो राजदूतों को मिलने वाली उन्मुक्तियां, छूट, विशेषाधिकार हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक निवास करते हैं, किसी भी उद्देश्य से गए हों, चाहे नौकरी करने के लिए गए हों, चाहे पढ़ने के लिए गए हों, चाहे कोई अनुसंधान करने के लिए गए हों, चाहे कोई भी काम से गए हों, विदेशों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना भी राष्ट्र हित के अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी चीज, स्थायी हित होता है। लॉर्ड पामस्टन ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। लॉर्ड पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आप समझ लीजिए कि जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था, 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय उसी के आसपास हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, इंग्लैंड के न तो कोई स्थायी शत्रु हैं, न कोई स्थायी मित्र, स्थायी केवल उसके हित हैं और इसी आधार पर विदेश नीति का हम निर्धारण करते हैं। स्थायी मित्र नहीं, स्थायी शत्रु नहीं। जैसे अपने देश के अंदर, अपने भारत में विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे की इतनी कटु आलोचना करते हैं कि उनको समझ लीजिए कि उनको फूटी आग भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जब कुर्सी की बात आती है, ये लोग आपस में मिल जाते हैं। आप अभी बिहार को देख लीजिएगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच किस प्रकार से खिचड़ी बढ़िया बनी हुई है। या उत्तर प्रदेश में आप बसपा और भाजपा के मेल को देख लीजिए, बसपा और समाजवादी पार्टी के मेल को देख लीजिएगा। यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलती है। इंग्लैंड और फ्रांस जन्म जन्म के दुश्मन हैं, लेकिन जब भी प्रथम और द्वितीय विश्व हुआ, दोनों गलबियां डाल करके युद्ध में भाग लिए थे एक साथ। जो सोवियत संघ जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया था 1939 में, युद्ध शुरू होने के एक हफ्ता पहले, और जिसने हमेशा अमेरिका की आलोचना की थी, अमेरिका का विरोध किया था, वही सोवियत संघ, स्टालिन जब द्वितीय विश्व में जर्मनी से परास्त होने लगा तो उसने अमेरिका के साथ संधि कर लिया था। तो ये स्थायी तत्व है राष्ट्रहित। तो ये जो स्थायी हित होते हैं ये परिवर्तनीय नहीं होते, हमेशा एक निश्चित तथ्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत है, भारत की मूल नीति क्या है?
वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया के सब राष्ट्र एक परिवार के सदस्यों की भांति हैं। पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए वह कभी भी युद्ध नहीं चाहता और युद्ध से दूर रहते हुए वो अपना शांति स्थापित करना चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, पूरी दुनिया का कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अमेरिका को देख लीजिएगा, भारत के इस विदेश नीति के सर्वथा विपरीत। अमेरिका युद्ध के उत्पादों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा युद्धक सामग्री का निर्माण अमेरिका में होता है और उसका ये इंटरेस्ट इसी में है कि दुनिया में कहीं न कहीं हमेशा युद्ध चलते रहना चाहिए, क्योंकि व्यापार है, चाहे युद्धक सामग्री का हो चाहे किसी भी चीज का व्यापार हो, तो ये परिवर्तनशील नहीं होते, स्थायी होते हैं। स्वाभाविक है, एक राष्ट्र जो युद्धक सामग्रियों का उत्पादन करता है वो तो चाहेगा ही कि युद्ध होना चाहिए। आपको एक मजे की बात बताऊं, 1933 में 1933 में जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन होने वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। उसमें हिटलर नहीं आया था सत्ता में, अमेरिका को भी आमंत्रित किया गया। तो अमेरिका का जो प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाला था, उसको अमेरिका के पूंजीपतियों ने पटाया। क्या कि तुम अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले हो तो तुम इस प्रकार की कोशिश करना कि यह सम्मेलन भंग हो जाए, तो मुझको क्या मिलेगा? तो इन पूंजीपतियों ने कहा हम तुमको $55,000 रिश्वत देंगे। उसने कहा ओके डन। जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन शुरू हुआ, 4-6 महीने तक चला सम्मेलन, हो रहा है, कोई समझौता नहीं हो पाया। आखिर में वह जेनेवा का निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो गया। या कोई भी कारण हो, अनेक कारण है, जब निशस्त्रीकरण का पर चर्चा होगी तो उस पर लंबा चौड़ा बात करेंगे। तो जब यह निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो गया तो ये अमेरिका का प्रतिनिधि वापस गया। उसने उन पूंजीपतियों को खबर किया मेरा $55,000 दो। तो उन पूंजीपतियों ने कहा कि तुमने तो कुछ कहा नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, और ये कहा भी होगा तो नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। तो वह अमेरिकन प्रतिनिधि इन पूंजीपतियों के विरुद्ध कोर्ट में केस दायर किया कि इन्होंने मुझे $55,000 रिश्वत देने की पेशकश की थी, इनसे मुझे राशि दिलाई जाए। और वो कोर्ट में जीता। तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका में ऐसे भी पूंजीपति हैं जो युद्धक सामग्री का व्यापार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति को खत्म करना चाहते हैं। ये अमेरिका है। फिर आगे देखें, चौथा है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील हित वह है जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, मूल नीति पर कायम रहते हुए नीति में हित में परिवर्तन होते रहता है। और मूल नीति पर कायम रहते हुए देखिए, भारत में पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने की नीति अपनाई, रंग भेद जाति भेद का विरोध करने की नीति अपनाई, युद्ध न करने की नीति अपनाई। तो उस नीति पर कायम रहते हुए हम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया है। अंतर क्यों आया? यह नेतृत्व का कमाल है। तो नेतृत्व के कारण
एक राष्ट्र की विदेश नीति में परिवर्तन होता है। जैसे 2014 के पहले जब कभी भी चीन भारत के क्षेत्रों का अतिक्रमण करता था तो भारत के सैनिक उसको छोड़कर के पीछे हट जाते थे। वार्ता होते रहती थी बट नो रिजल्ट, बिना किसी परिणाम के वार्ता होती थी, बस वार्ता टाइम पास। तुम भी खुश हम भी खुश। तो 2014 तक नीति यह थी। 2014 के बाद नेतृत्व परिवर्तन के कारण इस स्थिति में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? हटेंगे नहीं, गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारी भूमि है, इस पर हमारा अधिकार है, हम वहां पर बने रहेंगे। वो भी पीछे नहीं हट रहा है, ये भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन कब तक तो पीछे नहीं हटोगे? नजर से नजर मिला करके बात करने के लिए थी। तो नेतृत्व के कारण देश की विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियां बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने ऐसी नीति अपनाई जिससे हिटलर को संतुष्ट करने का प्रयास माना गया। और जैसे जैसे हिटलर की भूख को पूरा करते गया इंग्लैंड, फ्रांस आदि, वैसे उसकी भूख, हिटलर की भूख बढ़ती गई। आखिरकार चैम्बरलेन को हटना पड़ा, उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल आए। विंस्टन चर्चिल ने दम ठोकने की नीति अपनाई, ताल ठोकने की नीति अपनाई। नेतृत्व के कारण विदेश नीति में परिवर्तन। और दूसरी चीज जनमत। जनमत कम नहीं है, आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनमत का विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण, भारत में उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर उस समय इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। तो अमेरिका ने कुवैत की सहायता के लिए अपना युद्ध का मोर्चा खोला। उस समय युद्धक विमानों को तेल लेने के लिए भारतीय बंदरगाहों में आने की अनुमति शुरू में दे दी गई, लेकिन बाद में चंद्रशेखर ने इसको मना कर दिया। नहीं, हम आपके विमानों को हमारे बंदरगाह में उतरकर तेल लेने की अनुमति नहीं देंगे। नेतृत्व के कारण जनमत का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन जनमत नहीं था, यह नेतृत्व था। तो जैसा जनता चाहेगी, नेतृत्व को उसी प्रकार से विदेश नीति का संचालन करना पड़ता है। फिर सामान्य, जिससे राष्ट्रों को समान लाभ होता है। आज पूरी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की मानसिकता को देख लीजिएगा, उसका अध्ययन करिए। समग्र रूप से हमारे पास ये बात सामने आती है कि दुनिया के 99% राष्ट्र युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। क्योंकि समग्र निचोड़ यह सामने आता है कि युद्धों से किसी का भला नहीं होता। हारने वाला तो खत्म हो ही जाता है, जीतने वाला भी पस्त हो जाता है। हम कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में रोम, बर्लिन, टोक्यो का खात्मा हो गया, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस भी तो पस्त हो गए थे। तो दोनों पक्षों को हानि होती है, लेकिन दुश्मनी बनी रहती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फिर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो समग्र तत्व यह है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और दुनिया में शांतिपूर्ण ढंग से विकास होनी चाहिए। फिर छठवां है विशिष्ट हित। हर राष्ट्र का एक विशिष्ट स्वार्थ होता है और इसी विशिष्ट स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह विदेश नीति का निर्धारण तय करता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक जब पूरी दुनिया में इंग्लैंड का साम्राज्य फैला हुआ था, उसके विदेश नीति का एक तत्व यह भी था कि पूरी दुनिया के महासागरों में
जहाजों का निर्बाध विचरण होना चाहिए और नौसेना शक्ति में, जल शक्ति में कोई भी देश इंग्लैंड के आगे बढ़ने न पाए, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य विस्तृत था। तो विशिष्ट हित। इसी प्रकार से अमेरिका युद्धक सामग्री से युक्त है, वह चाहता है युद्ध लगातार होने चाहिए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि राष्ट्र सामान खरीदें। ये विशिष्ट हित है। इसी प्रकार से हर राष्ट्र का विशिष्ट हित है। जैसे भारत शांति चाहता है, पड़ोसियों के साथ भी शांति चाहता है, दुनिया में भी शांति स्थापित करना चाहता है, वह हमेशा युद्धों का विरोध करता है। अभी भी देख लीजिए, भले ही भारत रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों से बंधा हुआ है, लेकिन भारत ने कभी भी खुलकर रूस की यूक्रेन की आक्रमण का समर्थन नहीं किया। और जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी बोलना हुआ, नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा, डायलॉग अपनाइए पुतिन साहब और डिप्लोमेसी अपनाइए, मतलब कि बात करिए, कूटनीतिक वार्ता करिए और इस मामले का पटाक्षेप करिए। फिर सातवां समान हित, जो दो या अधिक राष्ट्रों के लिए समान हो। दो राष्ट्र आपस में जब मिलते हैं, संधि समझौता करते हैं, उनके बीच सहमति होती है, ये समान हित है। और ऐसे उदाहरण आपको हजारों की संख्या मिलेंगे जब दो राष्ट्र आपस में संधि या समझौते से बंध जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं। फिर पूरक, समान हित का पूरक है, ये उसी के साथ साथ चलते रहता है। इसके साथ ये भी कर लीजिए, इसके साथ ये भी कर लीजिए। फिर विरोधी हित, दो राष्ट्रों के विरोधी हित भी होते हैं। किसी एक चीज को लेकर के विरोधी हित, मतलब कि चीज एक होती है, उसके दावेदार दो हो जाते हैं। जैसे अरब इस्राइल संघर्ष, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन। इस्राइल कहता है ये भूमि मेरी है, मेरी है जन्म, मेरी है मातृभूमि है, मेरी यह धर्म भूमि है। फिलिस्तीनी कहते हैं हम तो वहां पर पिछले 1500 वर्षों से रह रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत पाकिस्तान संबंध को देखिएगा। पाकिस्तान कहता है पूरा कश्मीर मेरा है, भारत कहता है लीगली कश्मीर भारत में सम्मिलित हो चुका है, इसलिए पूरे कश्मीर पर मेरा अधिकार है, अधिकार होना चाहिए, तुम छोड़ो उसको। ये विरोधी हित है। तो इस प्रकार से लगभग 9 प्रकारों की चर्चा रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के बारे में कही है। फिर है विदेश नीति और राष्ट्रीय हित। अभी तक जो भी बातें हुई हैं उनमें एक बात स्पष्ट होती है कि विदेश नीति का मूल तत्व है राष्ट्रीय हित। हर राष्ट्र अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैनिक सभी प्रकार के कल्याण के लिए विदेश नीति को अपनाता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है, अन्य राष्ट्रों के साथ वह संबंधों की स्थापना करता है। क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी देश एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता, इसलिए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। और अन्य देशों के साथ जब वह संबंध स्थापित करता है तो उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य होता है अपने राष्ट्र का भला करना, जनता का कल्याण करना, अपने राष्ट्र का विकास करना। और इसीलिए वह विदेश नीति का निर्धारण करता है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत के सामने समस्या थी, हम किस प्रकार की विदेश नीति को अपनाएं। पूरी दुनिया 2 भाग में बंट चुकी थी। नवोदित देश, मतलब कि नए स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए राष्ट्र, कुछ अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो गए, कुछ सोवियत गुट में सम्मिलित हो गए, और कुछ देश प्रतीक्षा में रहे कि देखें भारत कौन सी विदेश नीति को अपनाता है, अमेरिकन गुट में शामिल होता है या सोवियत गुट में सम्मिलित होता है।
भारत ने अच्छी तरह से देखा। अमेरिका और सोवियत संघ, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, कोई किसी से कम नहीं। तो भारत ने एक नई विदेश नीति, एक नए मार्ग का परिष्कार किया, एक नए मार्ग को अपनाया, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। तो हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रहित के लिए करता है। आखिर गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया क्योंकि पंडित नेहरू की सोच यह थी कि यदि हम किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो हम न चाहते हुए भी उसके अधीन रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनके आदेशों का, उनके निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम गुटबाजी के झमेले में ही न पड़े और एक ऐसी नीति को अपनाएं जहां पर हम अपनी इच्छा से, अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकें। और इसीलिए भारत ने एक नई विदेश नीति को स्वीकार किया। अब इस राष्ट्रहित के तत्व कौन कौन से हैं? एक संक्षिप्त विवेचन। राष्ट्रहित के तत्व है शक्ति। शक्ति की चर्चा हो चुकी है, आगे और होगी। शक्ति मतलब कि जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपकी धाक जमती है, आपके महत्व को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। शक्ति। शांति, आपके विचार किस प्रकार के हैं पूरी दुनिया में। आज हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने पर गर्व है। एक चीज आप पूरी दुनिया के राष्ट्रों से सुन लीजिएगा कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक विश्वसनीय यदि कोई राष्ट्र है, सर्वाधिक विश्वसनीय अपनी नीतियों के बारे में, अपने आचरण के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, तो वह भारत है। क्यों? अपनी विदेश नीति के कारण, अपने व्यवहार के कारण। चाहे युद्ध कोई भी शुरू करे, वह युद्धों का विरोध करता है। कभी भी युद्ध में उसने, पूरी दुनिया में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने सैनिक दिए लड़ने के लिए, लेकिन भारत एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजता, अपितु दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना भेजता है। और पूरी दुनिया के राष्ट्र भारतीय सैनिकों की खूब तारीफ करते हैं। शांति। तीसरा है सांस्कृतिक एकता की रक्षा। सांस्कृतिक एकता राष्ट्र की पहचान है। सांस्कृतिक संस्कृति एक राष्ट्र की पहचान होती है, उसकी रक्षा करना भी राष्ट्रहित के अंतर्गत सम्मिलित होता है। फिर आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि के बिना तो कोई भी राष्ट्र अपना हित कर ही नहीं सकता। राजनीतिक हित तो है, इसके साथ ही आर्थिक हित, मतलब कि आर्थिक समृद्धि एक राष्ट्र की होनी चाहिए, तब जाकर के वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी अच्छी तरह से भाग ले सकता है। और फिर मनोबल बढ़ना चाहिए। शासक इस प्रकार की विदेश नीति को अपनाए जिससे लोगों का मनोबल ऊंचा हो, और मनोबल ऊंचा है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आखिरी है नेतृत्व। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जिस पर पूरे राष्ट्र को गर्व हो। आज नरेंद्र मोदी को देख लीजिएगा, दुनिया में कोई भी सम्मेलन हो, वहां पर नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा की जाती है कि वो क्या कहते हैं, विशिष्ट घटना के संदर्भ में वो कौन सा स्टैंड लेते हैं। यही स्थिति जब तक पंडित नेहरू थे, आप समझिए कि लगभग 1959 तक, 1959 तक, जब तक चीन का आक्रमणकारी रवैया शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले तक कहीं भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता था, पंडित नेहरू को बड़े ध्यान से सुना जाता था। यहां तक कि 1951 में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत, नई दिल्ली में। उसमें परंपरा के विपरीत पंडित नेहरू को सबसे पहले भाषण देने के लिए बुलाया गया था। नेतृत्व।
ये राष्ट्र हित में इतनी चीजें सम्मिलित होती हैं। आगे देखें अभिवृद्धि के साधन, इस पर भी दो लाइन चर्चा कर लें। राष्ट्रहित की अभिवृद्धि किन किन साधनों से होती है? सबसे पहले कूटनीति। कूटनीति का चैप्टर आप हमें अध्ययन करेंगे आगे। यहां पर एक दो बातें बता देता हूं। कूटनीति एक प्रकार की वार्ता होती है, चाल होती है, जिसमें बोलने वाला यह सोचता है कि मैंने बोल दिया, और सामने वाला यह सोचता है कि मुझे कुछ नहीं बोला। तो कूटनीति कुटिल नीति है। ऐसा मारते हैं कि पता नहीं चलता कि मार पड़ी है, लेकिन घाव करे गंभीर। ये कूटनीति है। तो कूटनीतिक वार्ता होती है। कूटनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों के कूटनीतिक प्रतिनिधि बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। तो कूटनीतिक साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल कूटनीतिक साधन वार्ता के माध्यम से संपन्न होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक ऐसी कूटनीति चला करती थी कि आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। ये कूटनीति। दूसरा है प्रचार और राजनीतिक युद्ध, अपने पक्ष में प्रचार करना। जैसे जब से कश्मीर समस्या उत्पन्न हुई, आप समझ लीजिए 1947 से लेकर के लगभग 1995 तक, इन 45-50 वर्षों तक पाकिस्तान ने ऐसा प्रचार किया पूरी दुनिया में भारत के विरुद्ध कि पूरी दुनिया वाले समझने लग गए थे कि कश्मीर के मामले में भारत ही पूरी तरह से गलत है, पाकिस्तान 100% सही है, क्योंकि उसका प्रचार युद्ध बिल्कुल तगड़ा था। लेकिन आप किसी गंदगी को कब तक छुपा कर रख सकते हैं? कब तक आप दबा कर रख सकते हैं? कभी ना कभी तो सामने आएगा। और जब सच्चाई सामने आई, तब दुनिया ने अच्छी तरह से समझ लिया कि पाकिस्तान ने केवल प्रचार किया है, भारत की इसमें कोई गलती नहीं है, भारत 100% सही है। प्रचार और राजनीतिक युद्ध के द्वारा भी राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। जैसे हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, डॉक्टर गोबुल्स। डॉक्टर गोबुल्स का यह कथन था कि यदि एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो सच बन जाता है, और नंबर 1 झूठा आदमी था वो, डॉक्टर गोबुल्स। फिर है आर्थिक साधन। आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, यानी आप व्यापारिक दृष्टि से एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़े। जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, अभी देख लीजिए इंग्लैंड की स्थिति, श्रीलंका और नेपाल की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिएगा। तो आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। आगे साम्राज्यवादी नीति। कुछ राष्ट्रों की नीति अपने साम्राज्य का विस्तार करने की रही है, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक जमीन को साम्राज्यवाद का प्रतीक मान लिया गया था। आज आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ता जा रहा है। मतलब कि किसी राष्ट्र को इतना ज्यादा आर्थिक सहायता देना कि वह आपके वशीभूत हो जाए। यही काम आज चीन कर रहा है। चीन अफ्रीका के 10 देशों को, श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को इतना ज्यादा आर्थिक सहायता दे चुका है कि राष्ट्र चीन के सामने नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो साम्राज्यवाद राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का साधन है, और युद्ध तो है ही। युद्ध के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को आप पूरा करते हैं। फिर गठबंधन, राष्ट्रों के बीच गठबंधन होता है, अस्थायी गठजोड़ होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाना। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो बना,
अमेरिका ने बनाया। उसका उद्देश्य था सोवियत संघ को तीन तरफ से घेरना। उत्तर में तो पूरा बर्फीला क्षेत्र है, साइबेरिया है, तो उधर से कोई जरूरत नहीं है, उसके उधर आगे बढ़ने के भी चांस नहीं है सोवियत संघ के। सोवियत संघ पूर्व की तरफ से, दक्षिण की तरफ से और पश्चिम की तरफ से बढ़ सकता है आगे। तो तीन तरफ से घेर लेना। पूर्व में बना लिया नाटो, मध्य पूर्व में बना लिया सेंटो, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को मिलाकर के बना लिया सीटो, और पूर्व में जापान में तो वो था ही ऑलरेडी, तो ये बनाया। इसके जवाब में सोवियत संघ ने एक जवाब दिया, एक संगठन बनाया, वार्सा पैक्ट। इन तीनों की संयुक्त शक्ति जितनी थी, अकेले वार्सा पैक्ट की उतनी शक्ति थी, एक की शक्ति, 100 सुनार की, एक लोहार की। ये तो गनीमत है, गनीमत था कि इन दोनों के बीच सीधा टकराव नहीं हुआ। युद्ध, गठबंधन और फिर संधियां, इसीलिए संधियां भी की जाती है। 1971 में, 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि किया था। क्यों? क्योंकि उसमें तिकड़ी बन चुकी थी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की, और तीनों भारत को धमका रहे थे। भारत को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विश्वस्त मित्र की आवश्यकता थी। सोवियत संघ कई बार भारत को ऑफर कर चुका था, मैडम, श्रीमती गांधी थी उसमें, मैडम हम लोग मिल करके एक सुरक्षा संधि से बंध जाए। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति और श्रीमती गांधी नहीं चाहती थी कि हम किसी राष्ट्र के साथ कोई सैनिक संधि में बंधें। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि भारत को सोवियत संघ के साथ सुरक्षा मैत्री संधि के साथ बंधना पड़ा। और जैसे ही भारत ने सुरक्षा मैत्री संधि की तो लोग चिल्लाने लगे कि भारत ने अपने गुट निरपेक्षता की नीति को समाप्त कर दिया, तिलांजलि दे दिया, खत्म कर दिया। चिल्लाने वालों को कौन, उनका मुंह कौन बंद कर सकता है? लेकिन भारत ने जो किया राष्ट्रहित के लिए किया। मैत्री, उसका नाम दिया गया सुरक्षा और मैत्री संधि। मैत्री संधि, सैनिक संधि नहीं। और आखिरी है विदेश नीति। विदेश नीति तो है ही राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से विदेश नीति का मूल तत्व राष्ट्रीय हित को पूरा करना है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय हित को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जनता के कल्याण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए वह विदेश नीति का निर्धारण करता है। और इस प्रकार से विदेश नीति का मूल तत्व है राष्ट्रहित। आपको धन्यवाद।